आज स्पोर्ट्स मेनिया सेगमेंट में हमारे साथ दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय गेम हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार बंसल जी, हु इज फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कोच एंड द्रोणाचार्य अवॉर्डी। डॉक्टर अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और साथ ही हमारे दूसरे मेहमान का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं राजेश चौहान जी, हु इज अ फॉर्मर कैप्टन एंड कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम। अ वेरी वार्म वेलकम सर। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करेंगे ये जानने के लिए, आप इंडियन हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी आपको इसीलिए दिया गया है कि आपने न जाने कितने ही हीरे इस देश को दिए जिन पे हम सबको आज गर्व है। तो इस जो सफर की शुरुआत है वो कहाँ से हुई? उस दौर में जब आपने शुरुआत की होगी तो सभी लोग स्पोर्ट्स को इतना सीरियस करियर ऑप्शन के रूप में नहीं देखते थे, लेकिन आपने लीग से हटके कुछ सोचा। कैसे शुरुआत हुई? ये लगभग 50-55 साल की बात है, पुरानी बात है। ऑफ कोर्स साधना एक तरीके बिफोर यू बॉर्न। तो उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरे बड़े भाई जो रेलवे से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, मेरे से 14 साल बड़े थे जी। तो वो हॉकी खेला करते थे। उनको देख के हमने शुरुआत की, लेकिन वो जो शुरुआत थी उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई प्लेयर हॉकी खेल रहा है तो वो शुरू से हॉकी खेल रहा है। उस समय होता था शौक के लिए खेलते थे सभी खेल। हम लोग भी ऐसा ही था कि साल में 3 महीने हॉकी खेलनी है, 2 महीने फुटबॉल खेलनी है और फिर क्रिकेट खेलनी है। तो इस तरह से ये होता था और शौक होता था, ये कोई प्रोफेशन नहीं होता था। तो वहीं से हमारी भी शुरुआत हुई और 10th क्लास तक हमने सब ऐसे मिले जुले सभी खेल खेले। लेकिन हाँ, 10th क्लास के बाद जरूर थोड़ा सा हॉकी की तरफ झुकाव बढ़ा और हम फिर हॉकी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए, खेलना किया शुरू। क्या बात और है। ये जब इस तरह से हमने आगे बढ़ाया इसको, तो वो तब भी, लेकिन हमने लास्ट तक कभी ये नहीं सोचा था कि ये हमारा प्रोफेशन होगा। एक शौक के लिए। कोई आपका, जैसे आप इतने लोगों के गुरु रहे, कोच रहे, आपका भी कोई एक ऐसा मार्गदर्शन करने वाला कोई शख्स था उस दौर में? मार्गदर्शन तो खेल के लिए तो मेरे बड़े भाई ही थे जी। जिनको देख के मैंने खेलना शुरू किया। उसके बाद जब आगे बढ़े, कॉलेज में आए, कॉलेज में आने के बाद ग्रेजुएशन किया, तब जरूर कुछ ऐसे कोचेस को देखा हमने, जैसे बालकिशन सिंह जो भारत के, जिनको आज तक भी कोचिंग के क्षेत्र में पितामह कहा जाता है, तो वो थे। और 2-3 कोचेस थे जिनको देख करके दिल में ये ख्याल आया कि अगर बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं बन सके तो क्या है, सही बात है, शायद कोच बन सके। तो उस तरफ थोड़ा झुकाव हुआ। उसके बाद डिप्लोमा करा और वो जो उस समय डिप्लोमा करना था तो कि एक कोच बनना है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप से कला एक होती गई और इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। जी बिल्कुल, और आपने फलस्वरूप द्रोणाचार्य अवार्ड भी जीता। और राजेश जी, अगर आपसे बात की जाए, आपने बतौर कप्तान और बतौर कोच काम किया, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई सफ़र की? मैं एक्चुअली सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गांव है कासंडी जी, वहाँ पैदा हुआ। तो मेरे आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी थे वो ये कहते थे कि ये इनके घर में कैसे इतना बदमाश पैदा हो गया है और इसको यहाँ मत रखो। इसको, मेरे पिताजी दिल्ली में सर्विस करते थे बवाना में, जी। तो वहाँ लेके जाओ इसको स्कूल में। तो उस स्कूल में, छोटा स्कूल, प्राइमरी स्कूल था, उसमें बास्केटबॉल और हॉकी और एथलेटिक्स करवाते थे। हमारे जो गुरुजी थे, अभी कुछ दिन पहले वो स्वर्गवास हुआ है उनका, तो वो स्कूल में ही रहते थे। उनका घर जो था वो सिर्फ 3 किलोमीटर पे था, लेकिन स्कूल में रहते थे। तो ये भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत में ऐसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि वो जो शैतानी थी, वो शैतानी खेल के द्वारा वो खेलने लग गया। बास्केटबॉल खेलता था और हॉकी खिलाने लगे वो। और ऐसे कोच थे कि जैसे कोच साहब ने मेरे को इंडिया टीम का कोच बनाया, जी। उन्होंने मेरे को प्लेयर नहीं बनाया। जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में था तो 2 टीमों का कोच बनाया था मेरे को। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तो मैं 2, और वो भी लड़कियों की टीम का कोच था। क्या बात। और वो भी
हॉकी का कोच नहीं बनाया था, बास्केटबॉल की टीम का कोच बनाया था। हाँ। तो उन्होंने उस टाइम पे देख लिया था कि शायद कोच भी बन सकता तो है। आपकी ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो वहीं गई। से शुरू हो गई थी। और बाद में जबकि इंडिया टीम का कोच कोई बना सकते हैं, तो वो जो खोज की थी वो कोच साहब ने की थी। हाँ। तो वो जो एक बच्चे का, कि जैसे कहते हैं कि अगर कोई शैतानी कर रहा है तो उसको ऐसे उसमें लगा दो कि उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दो कि वो उसको समय ही ना मिले और वो कुछ सोचने लग जाए। तभी से मैं सोचने लग गया कि मेरे को कौन सा गेम खेलना है, भारत कैसे जीते, किस गेम में खेलूं और कौन सी साइड पे मैं खेलूं। कि जो, और उस टाइम पे ये कमी होती थी कि उस टाइम पे जैसे मोहम्मद शाहिद जी होते थे, उनको तो मैंने देखा है खेलते हुए, ध्यानचंद जी को तो नहीं देखा मैंने, लेकिन जैसे वो जादूगर थे, उस टाइम के जादूगर मोहम्मद शाहिद जी थे। लेकिन ये कहते थे वो सब कुछ करते थे लेकिन गोल नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं कौन सी साइड पे खेलूं मैं जिससे देश जीते। तो मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा गोल करने के मौके कहाँ होते हैं और चूकता कौन है। तो वो सेंटर फॉरवर्ड लगते थे कि वो नहीं वो कर पाते थे। तो मैं सेंटर फॉरवर्ड बनने की वो की, तो सेंटर फॉरवर्ड फिर बना मैं। और आपका रिसर्च काफी पहले से शुरू हो गया था कि आपका गोल निर्धारित था। जी डॉक्टर बंसल, आपसे चाहेंगे, जैसे इनसे बातचीत करके हमें ये पता चल गया कि बहुत शुरू से काफी मोटिवेटेड थे और पता था अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना है। लेकिन आप बच्चों में, जब आपके पास तो बहुत बच्चे आते हैं, क्या देखते हैं, ऐसा क्या उनके अंदर होता है जो आपको लगता है कि इस बच्चे में कुछ बात है आगे जाके ये, और ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक प्लेयर में आप देखते हैं? देखिए, मैं शुरू से जब मैं कोच बना जी, तो मेरे अंदर एक भूख थी रिजल्ट की, कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर नहीं बन सका, लेकिन एज ए कोच जब मैंने ये प्रोफेशन ले ही लिया है तो मेरे अंदर एक भूख रही रिजल्ट की, कि मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल। और रिजल्ट कब मिलता है? जब आपके स्टूडेंट अच्छे हों। रिजल्ट हमें उन्हीं से मिलता है, बिल्कुल, जिसको कि हम एज ए कोच कहते हैं कि ये मेरा रिजल्ट है, लेकिन अल्टीमेटली होता वो बच्चों से ही है। तो उस समय फिर बच्चों में क्या है कि सबसे पहले मैं हमेशा देखा करता था डिसिप्लिन का मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो थी। तो मैं देखता था कौन डिसिप्लिन है बच्चा, कौन स्किल को जल्दी अडॉप्ट कर लेता, लर्निंग स्किल होती हैं जैसे, तो कौन सा बच्चा ऐसा है जो जल्दी सीख लेता है। तो क्योंकि हमारे पास जब ग्रुप ऑफ बच्चे होते हैं, क्लास होती है जैसे, तो क्लास में हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता कभी भी। उसी तरह से स्पोर्ट्स में भी है कि हर बच्चा बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता जी। तो ये हमारी नज़र, एक कोच की नज़र होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा है, किस बच्चे को ललक है खेलने की, सीखने की। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है। और जो कोच इस चीज़ में थोड़ा सा भी महारत हासिल कर लेता है तो उसको कभी रिजल्ट, कभी भी नीचा रिजल्ट नहीं मिलता, हमेशा ऊंचा रिजल्ट मिलता है। राइट। और शायद मेरा जो सिलेक्शन का हमेशा से रहा है, प्लेयर सिलेक्शन का, वो एक मेरे साथी भी कहा करते थे कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो मिली हुई है, और वो हमेशा कामयाब रही। एक आपको सिक्स सेंस है कि इस बच्चा आगे जाके भविष्य में कुछ करेगा। हमेशा वो कामयाब रहे मेरे बच्चे, हमेशा। डॉक्टर बंसल, यूजुअली ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई और खेल बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं, बहुत ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माना जाता है, लेकिन आपने हॉकी में पीएचडी की है, तो आप उस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, जो बात है पढ़ाई और उसकी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे कि हमारी फील्ड में अगर कोई बहुत, कोच की बात अगर करें तो बहुत अच्छा कोच है और उसको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान कम है उनका। और अगर मान लीजिए कोई कोच पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, ज़्यादा अच्छा है, तो उसको कोचिंग में रिजल्ट कम मिले हैं। लेकिन इन चीज़ों को मैं देखता था जब मैं कोच बना और उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, तो उस समय देश क्या विदेशों में भी, पूरे संसार में हॉकी का खेल बहुत तेजी से बदल रहा था। और वो बदलने का कारण क्या था कि हर एक खेल के अंदर साइंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता जा रहा था। कोई भी खेल बिना साइंस के कंप्लीट नहीं माना जाता था और तरक्की नहीं कर सकता। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई कि नहीं, सिर्फ हमें खेल की ट्रेनिंग करने से शायद कुछ ना मिले, तो हमें थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। वो चीज़ जब दिमाग में आई तो मैं साथ साथ पढ़ता भी गया, और मेरी सारी एजुकेशन, आपको शायद अजीब लगे, मेरी सारी की सारी एजुकेशन जो है वो जब मैं कोच की जॉब करता था उस समय है, और
पीएचडी तो मेरे को 50 साल की उम्र के बाद मिली। So that's so inspiring. It's never too late to start. Never too late. राजेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी सर ने कहा बदलाव की बात, कि हॉकी एक बहुत ही बड़े बदलाव से गुजरा है। पहले जो हॉकी होता था हमारा नेशनल गेम तो है ही, लेकिन आज का जो हॉकी के साथ एक ग्लैमर भी अटैच्ड है, सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है, क्या फर्क देखते हैं आप? और ऐसे में प्लेयर्स को किस डिसिप्लिन की जरूरत है इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस में से रास्ता बनाने के लिए? वैसे तो अब हॉकी के साथ पहले से ही, क्रिकेट से पहले से भी, 83 से पहले जो ग्लैमर था वो हॉकी के पास ज़्यादा था। और जितने भी प्लेयर पहले रहे हैं या जो आज भी प्लेयर हैं, उनको पता है कि आपको कैसे रहना है। ये तो बाहर वालों को लगता है कि ग्लैमर से प्लेयर ऐसा हो सकता है, वैसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे रिजल्ट देते हैं, जैसे अपने नीरज चोपड़ा जी हैं, है ना, कि वो उनका ध्यान रहता है अपने लक्ष्य पे रहता है, और जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पे रहता है उसका ध्यान प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। ये इधर उधर की जैसे बातें हैं, इनके ऊपर कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, ऐसे ही हॉकी के प्लेयर्स जैसे रहे हैं, जितने भी आप नाम लेंगे, चाहे ध्यानचंद जी रहे हैं, चाहे मोहम्मद शाही जी रहे हैं, चाहे प्रगट सिंह जी रहे हैं, सभी का ऐसा रहा है। तो ये दूसरों को लगता है कि थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हाँ, जो अपने ध्यान से हटा, जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी जी। तो ये ऐसे रहता है। लेकिन बाकी जो अपने लक्ष्य पे वो रहता है, वो प्लेयर है, क्योंकि उसको सुबह प्रैक्टिस करनी है, उसके पास समय नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करेगा तो वो सोएगा तो शाम को फिर आ जाएगा, और कुछ गलत करेगा तो शाम को कोच साहब जैसे डंडा हॉकी लेके खड़े होंगे, तो वो आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देते हैं। सो डॉक्टर बंसल, हॉकी के मैदान पर आ जाते हैं, और किस तरह की ट्रेनिंग रिजीम होती है आपके जो ट्रेनीज होते हैं उनकी? देखिए, क्योंकि अब आज की डेट में हॉकी की ही सिर्फ बात है, तो ये ना तो ये पावर का गेम है, ना ये स्पीड का गेम है, और ना कुछ, ये सब चीज़ों का मिला जुला एक मिश्रण है। तो एक चीज़ के ऊपर तो ध्यान दे ही नहीं सकते। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं, तो नेचुरली हमारी जो ट्रेनिंग का समय है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग हमेशा जो नॉर्मल एक स्ट्रक्चर होता है ट्रेनिंग का, चाहे वो नेशनल कैंप्स हों या अच्छी टीमों का जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमेशा इसी तरह से होता है कि 2 से ढाई घंटे सुबह के होते हैं, उसके बाद शाम को भी लगभग 3 घंटे का समय होता है। अच्छा। लेकिन एक कोच जो होता है उसके लिए ये 2 से ढाई घंटे और 3 घंटे नहीं होते। एक कोच के लिए 24 घंटे का जॉब होता है ये, क्योंकि अगर उसने सुबह 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग कराई है, तो उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उनको रिकवरी की जरूरत होती है, तो वो रेस्ट करते हैं जाकर। ब्रेकफास्ट किया, खाना खाया, रेस्ट किया, जितना भी समय मिला, शाम को फिर ग्राउंड में आ गए। लेकिन एक कोच जो है उसको फिर से शाम की तैयारी करनी है कि मैंने कराना क्या है बच्चों से। जो प्लेयर्स हैं वो तो कोच ने जैसा उनको आदेश दिया उन्होंने वैसा करना है, लेकिन कोच को उसकी पहले तैयारी करनी है। अब शाम की ट्रेनिंग खत्म हुई जैसे फॉर एग्जांपल, उसके बाद वो कोच रात को 11-12 बजे तक लगा रहेगा, उसको कल सुबह की तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये एक जो है ना सर्कल चलता रहता है। तो ट्रेनिंग का कोई अंत नहीं होता, और कोच जो है उसके लिए समय थोड़ा पड़ता है। जो 24 घंटे होते हैं वो उसको कम लगते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये एक फुल टाइम जॉब होता है। पहले जैसे हुआ करता था कि शौकिया करते थे, अब वो शौक वाला काम नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है, और हर समय कोच को समय की कमी महसूस होती है। जी सर, फॉर लेमन्स अंडरस्टैंडिंग हम जानना चाहेंगे हॉकी के टूल्स के बारे में, कि हॉकी की स्टिक, हॉकी की बॉल, ये किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे ये इफेक्ट करती है एक प्लेयर के गेम को? हॉकी का टूल्स जो है, देखिए इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम लोग जब खेलते थे तो, और इवन आज से लगभग 15 साल पहले तक लकड़ी की हॉकी स्टिक हुआ करती थी, और वो स्टिक जो है आगे से, आप लोगों ने शायद देखी हो, तो आगे से घूमी हुई होती है, थोड़ी एक छड़ी की तरह। बिल्कुल। तो वो होती है बॉल को कंट्रोल करने के लिए। और जहां तक वेट की बात है, मैं बड़े मतलब साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ, नहीं तो टेक्निकलिटीज तो बहुत हैं जी। तो जहां तक बात है उसके वेट की, तो पहले जब लकड़ी की स्टिक होती थी
तो वेट बहुत वेरी करता था इसका, कि जैसे जो लोग डीप मतलब फुल बैक खेलते हैं उनकी स्टिक बड़ी भारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भारी फुल बैक की? क्योंकि फुल बैक का उस समय खेल हुआ करता था कि बॉल को हिट मारना है। जो फॉरवर्ड खेल रहा है, स्ट्राइकर है, उसका काम है कलाकारी का, कि वो स्टिक बॉल को लेकर के कलाकारी कर रहा है, तो उसकी स्टिक जो है वो हल्की होती थी बहुत, अच्छा। क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मूवमेंट है स्टिक में। तो हर प्लेयर की स्टिक उसके रोल के हिसाब से उसका वेट हुआ करता था। अच्छा। लेकिन अभी लगभग 15 साल पहले एक नई क्रांति आई इसमें, लकड़ी की जगह अब एक कंपोजिट स्टिक बनने लगी है। अच्छा। तो कंपोजिट क्या है आम आदमी को अभी समझ में नहीं आएगा। उसमें बहुत सारे मटेरियल्स मिले होते हैं। अच्छा। तो कार्बन भी होता है उसके अंदर, और वो जो है कंप्यूटराइज्ड बनती है स्टिक। जो पहले लकड़ी की होती थी स्टिक, उसको हाथ से बनाते थे रंदा चलाकर, और वैसे एक एक स्टिक पे एक एक कारीगर लगा होता था। हाँ। लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई। अब हो गई कंप्यूटराइज्ड स्टिक बनती है, और वो मटेरियल बहुत सारे मिक्स होते हैं उसके अंदर। तो वो उसमें वेट का रोल बहुत ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि इससे स्ट्रोकिंग पावर बढ़ गई। जो कंपोजिट स्टिक जिसको बोलते हैं, उसकी स्ट्रोक की जो पावर है वो इसके मटेरियल के अंदर आ गया। तो फिर बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा हल्की नहीं, हल्का सा अंतर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे राजेश सर इन्होंने बताया अभी कि कॉम्पोजिशन बदल गई है, मटेरियल बदल गया है। एज अ प्लेयर आपकी क्या फेवरेट हॉकी स्टिक होती थी? वो हैवी होती थी, लाइट होती थी? नहीं, चूंकि मैं फॉरवर्ड खेलता था, अच्छा। डिफेंस में भी खेलता था, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हॉकी में कुछ जादू होता है ना, लेकिन असल में जादू होता है आपकी प्रैक्टिस में, आपके अंदर। नहीं, जैसे हम सोचते हैं कि सचिन का फेवरेट बैट वो उन्हीं के साथ खेलते हैं तो ही छक्का मार पाते हैं, ऐसा कोई आपके मैदान पे भी बात होती थी? जी जी। तो जैसे मैं 94 में पहला वर्ल्ड कप कैंप मैंने किया, तो मैं उस टाइम जूनियर से सीनियर में आया था, पहला कैंप। तो उस टाइम पे सबसे अच्छे जो गोलकीपर्स होते थे सुबैया जी होते थे उस कैंप में। तो जब मैं, और मेरी फेवरेट रही है और आज भी है, जैसे ऑर्गेनिक खाना सबको अच्छा लगता है ना, जो लकड़ी की हॉकी है वो ऑर्गेनिक है जी। और जो ये कंपोजिट है, जब से ये आई है ये महंगी हो गई है, गरीब नहीं खेल पाएगा, नहीं खेल ले पाएगा। लेकिन वो जो लकड़ी की हॉकी होती थी उसको बनाने वाले हमारे होते थे, खरीदने वाले ज्यादा होते थे, खेलने वाले ज्यादा होते थे। और जब से ये आई हैं इन्होंने उसको खत्म कर दिया है, कला को खत्म कर दिया है। तो मैं जब शूटिंग कर रहा था तो मेरे को याद है कि कभी कंपोजिट से कभी ये बात नहीं सुनने को मिली। तो जब मैंने हिट मारी तो जो सुबैया भाई थे उनकी हेलमेट पे बॉल लगी और वो ऐसा हो गया जैसे टूटेगा। तो बोले कि इस तलवार को बाहर रख के आ जा और कोई सी ले ले तू स्टिक। तो मैं अभी भी मानता हूँ कि वापस, जैसे हम वापस अपनी चीज़ों पे वापस आ रहे हैं, हमें ग्राउंड उन पे ही खेलना चाहिए, जो कला है ग्रास पे भी खेलना चाहिए, सब पे खेलना चाहिए, और उन स्टिक से खेलना चाहिए जो पहले बनाते थे। जो कला जो होती थी, बनाने में जो कला लगती थी, वही कला प्लेयर खेलने में लगाते थे। और ऐसे प्लेयर होते थे कि अपनी हॉकी को इतने प्यार से रखते थे। मैं तो जब स्टार्ट मैंने की थी तो ऐसी हॉकी आती थी कि मैं अपनी जो ये ब्लेड होता है उससे हम पहले उसको छीलते थे, मोम लगता होता था उस पे, गोंद, उसको वो करते थे, फिर उसमें तेल लगाते थे। और वो तेल लगाने से जैसे हम अपने शरीर पे तेल लगाते हैं, हमारा शरीर चमक उठता है, ऐसे ही हॉकी चमक उठती थी और गोलों की बौछार होती थी। बिल्कुल प्यार से उसको पैम्पर कर संजो के रखते थे। स्ट्रोक बढ़ाने के लिए लकड़ी का स्ट्रोक जो होता है ना जी, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों के टाइम में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग उसकी ऑयलिंग किया करते थे कि इसका स्ट्रोक बढ़े, बिल्कुल इतनी ज्यादा वो इस लकड़ी जो है इतनी मैच्योर हो जाए। डॉक्टर बंसल, जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे जो बच्चे आज हमें देख रहे हैं वो एज अ करियर अगर हॉकी को लेना चाहें, परस्यू करना चाहें, तो क्या सही एज है स्टार्ट करने के लिए? उनके लिए कुछ संदेश आप दे दीजिए। देखिए, अब आज तो जमाना जैसे मैंने कहा बदल गया, हम लोगों का जब था तो अब कोई बड़ा प्रोफेशनलिज्म आ गया है। तो हर एक खेल में क्या होता है कि पहले दिन से ये पेरेंट्स भी सोच लेते हैं या बच्चा भी सोच लेता है कि मुझे हॉकी प्लेयर बनना है या मुझे क्रिकेट प्लेयर बनना है। तो वो लोग फिर उसी गेम की शुरुआत करते हैं। तो 8 से 10 साल की जो उम्र है
उसमें प्लेयर आजकल शुरुआत हो गई है उनकी, और ट्रेनिंग करने के लिए आने लगे हैं, स्टेडियम्स में भी आते हैं, स्कूल्स में भी आते हैं, और वो लोग आते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, और एक लंबा कैरियर होता है उनका जो चलते हैं। तो लगभग 10 साल मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत अगर करता है कोई बच्चा सीरियसली, तो वो ऊपर जा सकता है, अच्छे लेवल पे खेल सकता है। तो जो स्टार्टिंग एज है वो करीबन 8 से 10 साल है जी। आज की डेट में। जी ठीक है सर, आपने इतनी सारी बातें बताई और समय कम है, लेकिन आपसे बात करते हमारा मन नहीं भर रहा है। लेकिन अभी के लिए आपसे इजाजत लेनी होगी। आप यहाँ आए दोनों, इतनी महत्वपूर्ण मैं जानकारी एक लाइन साझा और करी। बोलना चाहता हूँ जाते जाते प्लीज। कि एक मैं बोलूँ। देखिए, एक कोच और प्लेयर यहाँ बैठा हुआ है। जी तो कोच क्या होता है, एक माली होता है वो। जी वो जब कोई पेड़ लगाता है प्लेयर के रूप में, जब वो पेड़ लगाता है, प्लेयर बनता है मतलब, और उसके बाद वो प्लेयर रिजल्ट देता है, तो उस रिजल्ट को कोच से भी ज्यादा जो है वो प्लेयर या लोग, देश के लोग या उस टीम के लोग उसको जो है उसका स्वाद चखते हैं। तो कोच का रोल वही है, एक माली वाला रोल होता है। बहुत क्या सुंदर, बात है। बहुत सुंदर। एक मिनट में जी जी जैसे शुरू में आपने दिखाया कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि है, और मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि जो हमारे से 2 किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में खेलते खेलते मैं बड़ा हुआ हूँ, और वो स्टेडियम दुनिया का बेहतरीन स्टेडियम लगता था हमें। और उस स्टेडियम का नाम छत्रपति शिवाजी स्टेडियम है, लेकिन उसके बोर्ड कहीं नहीं लगा है। तो मेरी सभी से, देशवासियों से, सरकार से भी वो है कि कम से कम सबसे पहले उसका नाम छत्रपति शिवाजी स्टेडियम का बोर्ड लगाएं। और जैसे आपने तिरंगा दिखाया कि ये दिल आपने, मतलब दूरदर्शन ने सबको प्रसन्नचित कर दिया है। तो मेरा जब छोटा सा था तब से तिरंगा में लेके जाता था तिरंगे से दुनिया आपका में, लगाव रहा तो है। उसी के लिए कि यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि जब भी तिरंगे का नाम आता है तो गर्दन झुक जाती है अपनी। क्या बात क्या है। बात है, आप दोनों ने बिल्कुल प्रेरित किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।